हाँ तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ग्रुप ऑफ सेल्स, वन फंक्शन नॉन एज टिश्यू। तो अब परमानेंट टिश्यू में जो 3 प्रकार के थे, आज हम सिंपल टिश्यू में जो कि 3 प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, 3 प्रकार के। इसमें सबसे पहले मृदुतक के बारे में जानेंगे कि कैसे इनका नाम पड़ा। जैसा कि नाम से ही है, ये कोशिकाएं जीवित, सेल वॉल बहुत पतली और सॉफ्ट मृदु होती हैं। इनके मुख्य लक्षण निम्न हैं: केंद्रक युक्त कोशिका भित्ति सेलुलोज, और कभी कभी कैल्शियम पेक्टेट द्वारा भी बनी हुई होती है। कोशिकाओं के समूह के बीच में अंतर कोशिकीय, अंतर और अंतरा में देखिए अंतर है। अंतर कोशिकीय का मतलब हुआ कोशिकाओं के समूह में जो रिक्त स्थान बीच में बच जाए, कोशिकाओं के समूह में इंटर सेलुलर स्पेसिस कहा जाता है। जबकि इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है अंतरा कोशिकीय, इंट्रा, विद इन सेल, यानी एक कोशिका के अंदर कोई रिक्त स्थान हो तो यहाँ कोशिकाओं में इंटर सेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। स्पष्ट रूप से वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। विभिन्न आकार हो सकते हैं: गोल, अंडाकार, बहुभुजी, बेलनाकार, विभिन्न। सामान्यतः ये कोशिकाएं सभी कोमल गूदेदार और मांसल भागों में, जड़, तना, पत्ती सभी जगह पर पाई जाती हैं। विभिन्न पादपों के शरीर में अधिकांशतः भाग इन प्राथमिक प्रकार की कोशिकाओं से ही बनता है। इनको मुख्यतः भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। तो इन ऊतक का निर्माण भी मुख्यतः मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। उत्पत्ति के रूप में अगर हम देखें तो मुख्यतः प्राथमिक विभजोतक यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा इनका बनता है, और इनसे विभिन्न प्रकार की ऊतकों का निर्माण वलकुट या मज्जा या पर्णमध्योतक या ग्राउंड टिश्यू, विभिन्न चीज़ों का, प्रोकैम्बियम, इनके द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो ये सारी कोशिकाएं समव्यासी, परंतु अनेक पौधों में ये लंबवत अंडाकार भी होती है, लेकिन अधिकांश तक कोशिकाओं का आइसोमेट्रिक होती है। परिपक्व मृदुत कोशिकाएं एक दूसरे के पास व्यवस्थित पाई जाती हैं। भ्रूणपोष की मृदुत कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पतली है, हेमिसेलुलोज की बनी है, और सबसे मुख्य बात, भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा भी उपस्थित रहते हैं। इन कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की विभिन्न अंतर वस्तुएं भी पाई जाती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक व स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। मुख्यतः ये भोजन संग्रहित करती हैं कोशिकाएं, तो उनके अंदर मांड यानी स्टार्च, ऑयल ग्लोब्यूल्स और शुगर अधिक मात्रा में होती है। कुछ मृदुतक कोशिकाएं टैनिन या एल्केलॉइड्स, इनका ये भी उसमें पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग होती हैं। ये कोशिकाएं भी कार्य के आधार पर अपने आप को रूपांतरित करती रहती हैं। जैसे ऐसी कोशिकाएं जिनमें हरित लवक ज़्यादा पाया जाता है, उनको हरित मृदुतक क्लोरेनकाइमा, CHLOREN, कॉलेन अलग है, क्लोरेन हरित मृदुतक कहते हैं। इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना, या प्रकाश संश्लेषण इन्हीं में ही होता है, बिना हरित लवक के हो नहीं सकता, और वो जिसमें पाई जाती हैं वो मृदुतक हैं। इसलिए इन कोशिकाओं को हम कहते हैं हरित मृदुतक, क्लोरेनकाइमा। मुख्यतः ये ऊतक पत्तियों में और विशेषकर द्विबीजपत्री में खम्भ ऊतक एवं स्पंजी ऊतक के रूप में भी बटा हुआ दिखाई देता है। खम्भ ऊतक यानी यही कोशिकाएं लंबाई में व्यवस्थित हो जाती हैं। स्पंजी ऊतक लूजली अरेंज, बहुत ढीले रूप से व्यवस्थित होती हैं, बीच बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं।
तो इनको हम कहेंगे हरित मृदुतक। और देखिए, ऐसे मृदुतक कोशिकाएं जिनके बीच बीच में बहुत बड़े बड़े अंतर कोशिकीय अवकाश बन जाए, खाली स्थान बन जाए जहां हवा भरी रहे, वायु। तो वायु स्थानों के आसपास ऊतक जो मुख्यतः मृदुतक ही है, लेकिन यहाँ हम उसको कहेंगे वायु तक, यानी एरेनकाइमा। इसका प्रमुख कार्य गैस एक्सचेंज के साथ साथ पादप में उपस्थित हो। तो जलीय पादप जितने भी हैं उनके अंदर ये ऊतक पाया जाता है। हवा होने से पौधा हल्का हो जाता है, पादप हल्का होता है और वो पादप पानी में ऊपर की तरफ तैरता रहता है। तो वायु स्थान यानी एरेनकाइमा ऊतक मुख्यतः जलीय पादपों में और तैरते हुए पादपों में बहुत बड़े आकार के होते हैं। इसी प्रकार से विशिष्ट प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं जिनमें रासायनिक पदार्थ, टैनिन, ऑयल, कैल्शियम ऑक्सलेट, ग्रेफाइट्स, क्रिस्टल्स, जो कुछ भी हों, ये भी मुख्यतः मृदुतक कोशिकाओं में होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इडियोब्लास्ट। तो जिनमें रसायन और विभिन्न पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगला है इसी क्रम में प्रोजेनकाइमा, दीर्घ मृदुतक। ये मृदुतक कोशिकाएं समव्यासी नहीं होती, समान व्यास की नहीं होती, अपितु यह सुदीर्घित यानी लंबाई और सिरों से नुकीली और सकड़ी, नैरो स्पेस वाली होती है। कुछ द्विबीजपत्री के पेरिसाइकिल में ये सेल्स हमको दिखाई देती हैं। और देखिए, जब यही पेरेन्काइमा आकृति जिन कोशिकाओं की तारे के समान हो जाए तो हम कहेंगे ताराकृत मृदुतक, स्टिलेट पेरेन्काइमा। केले के अंदर जैसे पीटियोल है, उसमें ये बहुत है। एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के मृदुतक हैं जो विभिन्न अलग काम करने से उनके नाम अलग अलग किए गए। तो अब देखा जाए अंत में मृदुतक के मुख्यतः कार्य क्या क्या होते हैं। इन्हीं सब आधार पर हम देखते हैं कि मुख्यतः ये कोशिकाएं हरी जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण करती हैं। हरित मृदुतक कोशिकाएं क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस के कार्य में भाग लेती हैं। सामान्य मृदुतक कोशिकाएं खाद्यों का संचय करती हैं, तो इसलिए ये भी इनके कार्य में आता है। जैसे आलू, अरबी, इनमें मुख्यतः जो रासायनिक घटक संचित किया गया वो क्या है? स्टार्च। वायुतक एरेनकाइमा, पहले भी इस चीज़ की चर्चा हुई थी कि मुख्यतः ये एक्वाटिक प्लांट्स, जलीय पौधों में ये ऊतक बहुत काम आता है, गैस के एक्सचेंज के लिए, या पादप पानी पर तैरता रहे, प्लावी जिसे हम कहते हैं, ऊपर अवस्था में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। तो वहाँ मुख्यतः वायुतक विशेष काम में आता है। तो ये जलीय पादों में होगा। विभिन्न मरुस्थलीय मांसल पौधे, मांसल का मतलब होता है ऐसा गूदेदार जिनमें जल प्रचुर मात्रा के अंदर होता है। तो ये विभिन्न प्रकार कैक्टस हुए और जितने भी सकुलेंट्स हुए, उन सब में मृदुतक कोशिकाओं का मुख्य कार्य हटकर है और मुख्यतः वो कहलाता है वाटर स्टोरेज, जल का संचय। हम जानते भी हैं कैक्टस और सकुलेंट्स मुख्यतः ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पानी पर्याप्त नहीं है या नहीं मिल पाता या बरसता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो जब भी जितना भी जो भी पानी मिलता है उसको ये कोशिकाएं संचय कर लेती हैं और इस तरह की कार्य की करती हैं जिसमें बिना जल के भी पादप लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये इसकी अनुकूलता है मरुस्थलीय पादपों की, और इसकी मुख्य वजह यही है कि ये कोशिकाएं जल का संचयन कर लेती हैं। और मुख्यतः जब देखा जाए ये कोशिकाएं जब पानी से प्रचुर मात्रा में भीगी होती हैं, स्फीत होती हैं, तनी हुई होती हैं, टर्जिड, तो ये कुछ हद तक यांत्रिक स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती हैं। कोशिकाएं ये पादप के किसी भी रूप में क्षति पहुंचने पर, घाव लगने पर, टूट फूट होने पर, यही कोशिकाएं हैं जो उनकी रिपेयरिंग का घाव को बढ़ने का कार्य करती हैं।
उस स्थान पर नए कोशिकाएं जो बनेंगी या पौधे के संक्रमण से संक्रमित होने से बचाएंगी, घाव को भरेंगी, यही मृदुतक कोशिकाएं कार्य करती हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जिन पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, पादप जब प्रारंभिक रूप से उगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद फिर पादप मोटाई लंबाई में बढ़ना शुरू होता है, उस समय दूसरे प्रकार की वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार का मतलब दूसरे क्रम से, प्राथमिक प्रारंभ अवस्था में और बाद में जीवन काल में मोटाई और ऊंचाई में होने वाली वृद्धि को हम कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो कभी कभी ये कोशिकाएं विभिन्न द्वितीयक सेकेंडरी विभजोतक में भी बदलकर चेंज होकर, यानी उनमें क्षमता विभाजन की रहती है, तो उससे ये विभाजन का कार्य भी करती है। तो मुख्यतः मृदुतक संक्षेप में हम दोहराएं तो कोशिकाएं जीवित, बहुत सॉफ्ट होती हैं, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य है, इनके द्वारा ही किया जाता है। पादप के अधिकांशतः भागों में अधिकतम ऊतक अगर कोई है तो वो मृदुतक ही होता है। प्रारंभिक रूप से इनकी उत्पत्ति अगर देखें विभजोतक कोशिकाओं के द्वारा होती है। समान आकार की जीव द्रव्य बहुत सघन डेंस होता है। इनके द्वारा विभिन्न रसायनों को संग्रहित करना, प्रकाश संश्लेषण करना, यांत्रिक ऊतक का प्रदान करना, ये होता है। आकार और कार्य के आधार पर भी ये क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, इडियोब्लास्ट, प्रोजेनकाइमा और स्टिलेट पेरेनकाइमा के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चित्रों के माध्यम से और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे मृदुतक के बारे में। तो ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। तो परमानेंट हम इसमें देख रहे हैं, पहला सिंपल में 3 प्रकार हैं, पेरेनकाइमा जो अभी पढ़ा, दूसरा कॉलिनकाइमा जो अगले वीडियो में हम देखेंगे, और उससे अगले में स्क्लेरेनकाइमा। तो इस प्रकार से ये तीनों सरल ऊतक के रूप में होते हैं।